बेटे इस सारी बातों का ध्यान रखेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा साथ साथ हल्का सा नोट कर लें तो बेटे 2-3 पेजेस की मैंने समरी प्रिपेयर की है, क्योंकि बेटे ये वाली स्टैंडर्ड मैंने बुक में नहीं दी। तो प्लीज आप 2-3 पेजेस की ये समरी एक बार प्रिपेयर कर लें बेटे, बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी मेहनत से बनाई है बेटे। लिखें, रजिस्टर में लिखें बेटे, साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ समरी लिखेंगे, साथ साथ डिस्कस करेंगे बेटे। लिखो ऐसे 600 लिखो बेटा, बेटा प्लीज लिखो ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। क्योंकि मैंने इसका कुछ लिखा नहीं है बुक में, तो मुझे लगा मैं एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपको डिस्कस करूं और वो लिखवाऊं। जैसे पहला पॉइंट आप लिख रहे हैं, मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो पहले पॉइंट में हम लिखेंगे इसका मीनिंग क्या है और ये एप्लीकेबल कहां है। दिस इज एप्लीकेबल टू ब्रांच, डिवीजन एंड सब्सिडरी। Meaning and applicability of this standard is applicable to only to branch, division and subsidiary. Second point, this essay excludes, ये essay में ये बाकी चीजें नहीं आ रही। जॉइंट ऑडिट फ्रॉम इट्स परव्यू, जॉइंट ऑडिट की अलग से माता पिता हैं। जिसका कोई नहीं है यारो, उसका तो ये खुदा है यारो। और जिसका जॉइंट ऑडिटर को अलग से देखेंगे, डिस्कस करेंगे ऐसे 299 में, अलग अगले लेक्चर में। यही है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, पेपर में आती रहती है। थर्ड पॉइंट, हेड ऑफिस ऑडिटर इज नेम्ड एज प्रिंसिपल ऑडिटर। हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ऑडिटर इज नेम्ड एज प्रिंसिपल ऑडिटर। ब्रांच ऑडिटर, सब्सिडरी और डिवीजन ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर और सब्सिडरी और डिवीजन ऑडिटर इज नेम्ड एज कंपोनेंट ऑडिटर और अनदर ऑडिटर। कंपोनेंट ऑडिटर और अनदर ऑडिटर। तो बेटा मैंने पहली 4 बातें तो आपको प्रिपेयर कर दी। मैं अभी चाहता हूं कि आप थोड़ी सी जगह भले छोड़ दें। अभी हमने 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, बेटे एक पेज की जगह छोड़ दें। अभी बार बार अभी नहीं लिख रहे, बाद में लिखेंगे। अभी नहीं लिख रहे, या चलिए लिखना तो लिख सकते हैं। कंसीडरेशन, एक सेकंड ये खत्म हो गया फिर चर्चा शुरू करेंगे। लिखने का काम खत्म हो जाएगा। एक बच्चा तो लिख भी नहीं रहा, दूसरा बच्चा ढीला बैठा है, तीसरा बच्चा बेड में लेट कर पढ़ रहा है। बेटे ऐसे विद्या आती है क्या? उठो बेटे, उठो उठो, रजिस्टर खोलो बेटा। कसम है बेटे, विद्या माता की कसम है, अगर आप नहीं लिख रहे ना तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। मैं माँ को बोल रहा हूँ, प्लीज बेटे। बेटे इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई बहाना नहीं। बेटे अभी लिखो, मैं बता रहा हूं पेपर अच्छा नहीं होगा। रजिस्टर खोलो और लिखो, कंसीडरेशन बाय प्रिंसिपल ऑडिटर, एडवाइज अनदर ऑडिटर रिगार्डिंग द यूज ऑफ हिज रिपोर्ट। अभी एक्सप्लेन करना है, आराम से ए पॉइंट लिखें, एडवाइज अनदर ऑडिटर रिगार्डिंग यूज ऑफ हिज रिपोर्ट, advise another auditor regarding use of his report. B point, areas of special consideration. अभी देखेंगे कि भाई प्रिंसिपल ऑडिटर्स को अपने कंपोनेंट ऑडिटर को बताना चाहिए कि कौन कौन से एरियाज में वो ज्यादा ध्यान दे। areas of special consideration. See,
टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, कि कितने समय में वो उसका ऑडिट कंप्लीट कर दे, क्योंकि बेटे वो सभी ऑडिट रिपोर्ट तो हेड ऑफिस ऑडिटर को कंपाइल करनी होती है, तो कंप्लीट कितने टाइम पे हो जाए। फाइंडिंग ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर, अभी देखेंगे कि अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, किससे, ब्रांच ऑडिटर से, तो बेटे उसको क्वेश्चनियर बनाना चाहिए, क्वेश्चनियर। तो बेटे आप प्लीज इसको अंडरलाइन करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करूंगा। ई पॉइंट, बेटे जो ब्रांच ऑडिटर है उसकी कॉम्पिटेंस चेक करनी चाहिए, अगर वो सीए नहीं है तो। सीए है तो बेटे सीए सीए भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, बेटे सारे सीए भाई भाई होते हैं, बहन भी हो सकती है बेटे, फीमेल हो तो बहन, मेल हो तो भाई। तो बेटे अगर वो मेल, वो सीए नहीं है तो बेटे चेक करना है, ठीक है जी। एफ, ascertain if there is any limitation on the scope, कि क्या वो खुल के काम कर पा रहा है या नहीं, जो ब्रांच ऑडिटर है, जो सब्सिडरी ऑडिटर है, जो कंपोनेंट ऑडिटर है, क्या वो खुल के काम कर रहा है या नहीं, ये ढूंढना। क्योंकि बेटे अगर वो खुल के काम नहीं कर पा रहा तो बेटे वो अपनी रिपोर्ट भी खुल के नहीं बना पाएगा, उसकी रिपोर्ट मैनिपुलेटेड होगी, और ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को कंपाइल नहीं करना चाहिए। तो बेटे 6 पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन, 6 पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन। बेटे 7th पॉइंट कोऑर्डिनेशन। डॉक्यूमेंटेशन अभी बताऊंगा बेटे, कि प्रिंसिपल ऑडिटर को जो भी बातचीत उसने कंपोनेंट ऑडिटर से की है उसको नोट करना, फाइल में लगाना, सेफ कस्टडी में रखना, ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को रखना। कोऑर्डिनेशन बेटे, कोऑर्डिनेशन। और लास्ट है बेटे रिपोर्टिंग, कि वो रिपोर्ट कैसे बनाएगा। आप प्लीज 8 पॉइंट लिख लें बेटे, मैं तो टाइम भी तो दे रहा हूं, अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा ना मेरे बेटे। आइए ना बेटे रिपोर्टिंग में लिख लें 8 पॉइंट, टू क्वालिफाई और डिस्क्लेम। बेटे 12 में से ही एसएस आएंगी, 12 एसएस में से ही कोई ना कोई आएगी, इस बात की मैं 100% एश्योरेंस दे रहा हूं। लेकिन बेटे वो तब कर पाओगे ना जब आप लिखोगे, ध्यान से सुनोगे, और ऑडिटिंग को 30 मार्क्स का नहीं 300 मार्क्स का मानोगे, ईमानदारी से मेरी बातों को सुनोगे। चलो बेटे रिपोर्टिंग में ए पॉइंट, टू क्वालिफाई और डिस्क्लेम, वो अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दे या डिस्क्लेम कर दे, इफ प्रिंसिपल ऑडिटर इज अनेबल टू यूज, अंडरलाइन कर दीजिए, अनेबल, अनेबल, अनेबल टू यूज, अनेबल टू यूज, अनेबल टू यूज another auditor's report and also could not perform sufficient additional procedures। आराम से बेटा लिख लो, मैं समझाऊंगा, कोई जल्दी थोड़ी है। रिपोर्टिंग में लिख लो बेटे, रिपोर्टिंग में लिख लो, to qualify or disclaim if principal auditor is unable to use another auditor's report and also could not perform sufficient additional procedures। B point, if another auditor has given modified report, अगर दूसरे मतलब कंपोनेंट मतलब सब्सिडरी मतलब अनदर, then principal auditor would consider its impact, तो प्रिंसिपल ऑडिटर को उसका इंपैक्ट कंसिडर करना चाहिए ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी एज अ होल। तो बेटे आप एक बार नोट कर लें, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। अब बेटे सबसे पहली बात आती है कि मैंने अभी तक जो भी कुछ बताया
आपको ये बताया कि ये SA 600 में हमें करना क्या है। बेटे उसको करने के लिए मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि जब वो प्रिंसिपल ऑडिटर बेटे कंपोनेंट ऑडिटर के काम को देख रहा है, तो बेटे बेटे प्रिंसिपल ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ सुझाव दिए हैं बेटे SA 600 ने कि भाई इसको एडवाइस देनी चाहिए। किसको एडवाइस देनी चाहिए? कंपोनेंट ऑडिटर को, कि भाई कंपोनेंट ऑडिटर जी, ब्रांच ऑडिटर जी, आपको ये काम करना है। भले उसको पता है, बट जब आप किसी को ये बताते हैं कि आपके काम की इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है, आप जब किसी को कहते हैं कि आपके काम की इंपॉर्टेंस है, बेटे वो व्यक्ति ध्यान से काम करता है। जब आप ये कहेंगे कि ब्रांच ऑडिटर जी आप जो रिपोर्ट देंगे वो मैं शेयर होल्डर्स को देने वाला हूं, वो कंपाइल होकर मैं वहां पे दूंगा, तो बेटे आप काम ध्यान से करोगे। मैं खाली काम ही देता जाऊं, ये करो, आप कर तो देंगे लेकिन उस उमंग से, उस चाहत से, उस प्यार से नहीं करेंगे। तो बेटे मैं एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर आपको एडवाइस दूंगा कि ये काम इस तरह से होना चाहिए, या इस तरह की आपके काम की इंपॉर्टेंस है। बेटे टाइपिस्ट को अगर हम ये जब तक ना बताएंगे ये काम न्यूज़पेपर में पोस्ट होगा, तो बेटे वो कंप्यूटर ऑपरेटर ध्यान से काम करता है ना। जब उसको समझ आता है कि ये काम की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो वो ध्यान से करता है। तो बेटे एडवाइस देनी चाहिए, किसको? मुझको नहीं, प्रिंसिपल ऑडिटर को। किसको देनी चाहिए? ब्रांच ऑडिटर को। और बेटे प्रिंसिपल ऑडिटर को ये भी बताना चाहिए कि ब्रांच ऑडिटर जी, बेटे जितने भी ब्रांच ऑडिटर्स हैं, श्यामलाल, रामलाल, मोहनलाल, ठंडनलाल, कुछ भी, एक बच्चा करे एक आंख है इनकी, नहीं बेटे दो आंखें। बेटे इसको बताना चाहिए कि कितने दिनों में ये रिपोर्ट इसको मिलनी चाहिए, जिससे कि प्रिंसिपल ऑडिटर के पास पर्याप्त टाइम हो, सफिशिएंट टाइम हो कि वो उन सब की रिपोर्ट को मिक्स करे और उनका झंडू का च्यवनप्राश बनाए और आगे दे दे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप प्रिंसिपल ऑडिटर होंगे तो आपको एक तो एडवाइस देनी है, आपको उनको टाइम पीरियड बताना है, और आपको ये भी चेक करना है कि जो वो आपने इन सबको एहसास दिलवा दिया, क्या एहसास क्या होता है? बेटे एहसास ये होता है कि आप भी इस ऑडिट में इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। एक टाइटैनिक शिप थी बेटे, बताइए उस शिप में हर एक पार्ट इस शिप का, जो इंजन था वो भी इंपॉर्टेंट था, जो कैप्टन था वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन बेटे कैप्टन को बताना पड़ेगा ना, ब्रांच ऑडिटर को एहसास दिलवाना पड़ेगा ना, क्योंकि बेटे कई बार ऐसा होगा कि हेड ऑफिस ब्रांच के साथ कुछ ट्रांजैक्शन कर रही होगी, और होता ही है बेटे ऐसा, सेल और परचेज की ट्रांजैक्शंस होंगी, किस के बीच में? बेटे हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में, इसलिए तो ब्रांच बनाई जाती है बेटे। तो बेटे हेड ऑफिस का जो ऑडिटर है, बड़े पापा प्रिंसिपल ऑडिटर, बड़े पापा, इनको ये बताना चाहिए छोटे पापा को कि एक ना 2.5 लाख की ना सेल की एंट्री आ रही है हेड ऑफिस से ब्रांच में। हमने हेड ऑफिस की सेल्स तो चेक कर ली है, बट आप क्या करो, इस ब्रांच की परचेजेस चेक
कर लो, कर लो और देखो कि क्या वो 2.5 लाख की परचेज की एंट्री डाली हुई है या नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बेटे जब ये हेड ऑफिस का ऑडिटर बोलेगा ना तो ब्रांच ऑडिटर अपने आप में एम्पावर्ड फील करेगा, उसको लगेगा पता नहीं दुनिया मिल गई, तो बेटे फिर वो काम ढंग से करेगा। तो ऐसे 600 ये कहती है, एडवाइस दे रही है प्रिंसिपल ऑडिटर को कि ये सारी बातें आपको बतानी है, किसको बेटे, कंपोनेंट ऑडिटर को। तो मैंने आप सभी को ये बताने की कोशिश की कि बेटे कम्युनिकेशन जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट मुद्दा है कि बेटे कम्युनिकेशन शुड बी देयर इन बिटवीन प्रिंसिपल ऑडिटर एंड कंपोनेंट ऑडिटर। बेटे इनके बीच में वार्तालाप होना बहुत जरूरी है। बेटे कहते हैं जहां पर कम्युनिकेशन नहीं होती वहां पर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे वो मदर फादर का रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे वो मदर डॉटर का रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्यों ना हो, और चाहे वो प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर का रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। बेटे कोऑर्डिनेशन बनाना, कम्युनिकेशन रखना, बेटे फोन करना, बेटे उससे बातें पूछना, बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बार आप फोन कर लें, क्या लगता है आपकी कोऑर्डिनेशन बन जाएगी? आप बताइए, एक बार फोन करें वर्सेस 10 फोन करें, किसमें आपकी ज्यादा कोऑर्डिनेशन बनेगी, किसमें आप ज्यादा उसके बारे में जान पाओगे, किसमें ज्यादा आप उससे बातें निकलवा पाओगे, किसमें ज्यादा आप समझ पाओगे उसको? बेटे बट नेचुरल है, आप जितनी बार ज्यादा कम्युनिकेट करोगे, जितनी कोऑर्डिनेशन बिठाओगे, आपको उसके बारे में और ज्यादा पता चलेगा। बेटे बेटे मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब आप फोन करेंगे और उसका फोन 10 बार किया, 10 बार एंगेज रहा और रिटर्न फोन नहीं आया, बेटे उसमें भी आपको समझ आ जाएगी कि कुछ गड़बड़ है। बेटे आप रेगुलर फोन करते हैं अपने दोस्तों को, आपका दोस्त एक बार फोन ना उठाए, चलो चल समझ आती है, 2 बार नहीं उठाया समझ आती है, 3 बार नहीं उठाया और वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको लगता है कि कहीं ये दूसरे लड़के के चक्कर में तो नहीं आ गई। बेटे दाल में काला दिखता है। बेटे इसी तरह से अगर एक प्रिंसिपल ऑडिटर अपने कंपोनेंट ऑडिटर से बातचीत रखेगा और रेगुलर तौर पे कोऑर्डिनेट करेगा तो बेटे वो ज्यादा पता लगा सकता है। अब बेटे बात आई पता लगाने की, तो मैं समरी में लिखवा चुका हूं, आपको किसी से कुछ पता लगवाना हो तो मैं कहता हूं आप उससे एक तो जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑडिटर को कुछ पता लगवाना है ब्रांच ऑडिटर से, आप अगर किसी से पूछते हैं और भाई साहब हालचाल कैसा है आपका, तो सामने वाले का एक एक ऑटो आंसर तो पहले ही बना हुआ है, सब ठीक चल रहा है भाई साहब, बढ़िया, मजे में छो। बेटे आपसे भी कोई पूछे ना तो आप भी ऑटोमेटिक ही आंसर दोगे, बट उसके बाद अगर बातचीत थोड़ी सी चले और वो व्यक्ति जो दोस्त है आपका वो आपसे पूछे, जैसे रामलाल एक दोस्त है, रामलाल है और ये श्यामलाल है, रामलाल ने अपने दोस्त श्यामलाल से पूछा, श्यामलाल कैसे हो? श्यामलाल कहता है मजे में। अब बेटे इसकी ना बीवी भाग गई होती है, ये इसको भी पता होता है, इसको भी पता होता है, फिर रामलाल पूछता है यार पता चला कि तुम्हारी बीवी भाग गई, तो श्यामलाल फिर अपनी सारी बातें धीरे धीरे शेयर करता है, हाँ यार वो बीवी मेरी किसी और के चक्कर में थी, वो दोनों भाग गए। तो बेटे आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको किसी से कोई बात निकलवानी है
तो आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में पूछो, आप जनरल फॉर्म में मत पूछो, क्योंकि बेटे क्वेश्चन फॉर्म में जब पूछोगे ना तो वो आपको ज्यादा खुल के आंसर बताएगा और ज्यादा बातें आप पहचान पाओगे। जैसे एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर आप अपने ब्रांच ऑडिटर से बात करते हो, और भाई साहब ऑडिट कैसा चल रहा है, क्या है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये कहेगा साहब बहुत मजे में, सब ठीक ठाक चल रहा है। बट अगर उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑडिटर एक क्वेश्चन लगा दे, यार सुना है कि ब्रांच के पिछले इतवार या पिछले महीने के यहाँ पर आग लग गई थी, उसके गोडाउन में आग लग गई थी, तो फिर ब्रांच ऑडिटर कहेगा हाँ सर लास्ट मंथ में आग लग गई थी, इतने का नुकसान हो गया। बेटे ये पहले नहीं बताया उसने, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म नहीं था। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को कुछ पूछना है तो उसको क्वेश्चनियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू जनरल। जैसे मैं कहूं कि प्रिंसिपल ऑडिटर उससे ये पूछ रहा है कि कहीं कहीं पर कोई परचेज या सेल रिलेटेड पार्टी से तो नहीं हो रही, तो बेटे फिर जरूर ब्रांच ऑडिटर बताएगा सर ज्यादातर 90% सेल्स डायरेक्टर का एक जवाई है, डायरेक्टर का सन इन लॉ है, उसी की कंपनी से परचेज सेल हो रही है। तो फिर प्रिंसिपल ऑडिटर उसको कहेगा क्या तुमने इसकी जांच पड़ताल की, क्या तुमने ये नहीं पता लगाया कि प्रॉफिट तो कहीं मैनिपुलेट नहीं कर रहे। तो बेटे मेरा इन सभी चर्चा से मतलब क्या है, ऐसे 610 कह क्या रही है, वो तो समरी लिखवा दी, अभी आप समरी देख भी लेंगे, लिख भी ली। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे 600 ये कहना चाहती है कि आप कभी भी किसी से कुछ भी पूछें तो बेटे बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, क्वेश्चनियर। जैसे मैं कहूं जी क्वेश्चनियर में पहला क्वेश्चन ये हो सकता है राइट द नेम्स ऑफ रिलेटेड पार्टीज। अगर मैं आप एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि भाई आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है, किसको आंसर करने हैं, कंपोनेंट ऑडिटर। क्यों बेटे, बेटे क्योंकि प्रिंसिपल ऑडिटर जो है ना इसके काम को ना यूज कर रहा है। बेटे जब यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बेटे इसकी। तो बेटे प्रिंसिपल ऑडिटर को ये सारी बातों को पहले चेक कर लेना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना बेटे। तो मैं आपसे कह रहा हूं, फिर कहेंगे जी अगर मैं कहूं राइट ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सारे की सारी ट्रांजैक्शंस को लिखो। तो बेटे बेटे फिर कंपोनेंट ऑडिटर ज्यादा बता पाएगा और प्रिंसिपल को उसके बारे में ज्यादा पता चल पाएगा। तो देखिए जी मैंने समरी में अभी तक क्या क्या करा दिया, जरा देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। मैंने ये बताया जी सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस स्टैंडर्ड। दिस इज एप्लीकेबल टू ब्रांच, डिवीजन एंड सब्सिडरी and it is not applicable to joint auditor। फिर बेटे मैंने दूसरी बात ये बताई, head office auditor is also named as principal auditor, branch auditor or division auditor is also named as component auditor or another auditor। फिर बेटे मैंने उसके बाद ये बातें बताकर पांचवी बात बताई, व्हाट आर द कंसीडरेशंस टू बी केप्ट इन माइंड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। पहली बात, एडवाइज अनदर ऑडिटर रिगार्डिंग यूज ऑफ हिज रिपोर्ट, कि भाई उसकी रिपोर्ट को इस्तेमाल करना है। एरियाज ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन, क्योंकि आप हेड ऑफिस में बैठे हैं, आपको दिख रहा है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे फ्रॉड हो सकते हैं,
जहां एरर हो सकते हैं, अगर यहाँ पे एंट्री हुई है तो वहां पे हुई है या नहीं हुई, कौन सी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, कि आपको इतने समय तक कंप्लीट करना है। फाइंडिंग्स जो भी ऑब्टेन्ड है वो बेटे क्वेश्चनर फॉर्म में हो, क्वेश्चनर फॉर्म में हो। ये ऐसे 610 कह रही है सीए इंस्टीट्यूट, ऐसे 600 के थ्रू बता रहा है, 600 के थ्रू। वो बेटे अगर वो सीए नहीं है तो प्रिंसिपल ऑडिटर की ड्यूटी है कि उसकी कॉम्पिटेंस चेक करे कि क्या वो इतने कैपेबल है, क्योंकि बेटे सीए की हम कॉम्पिटेंसी चेक नहीं करते। उसके बाद बेटे एसर्टेन इफ देयर इज एनी लिमिटेशन ऑन हिज स्कोप, बेटे ये बात पता लगानी होगी प्रिंसिपल ऑडिटर को कि क्या ब्रांच ऑडिटर को खुली छूट मिल रही है ऑडिट करने के लिए या उसके हाथ बांधे जा रहे हैं। क्योंकि अगर बेटे उसके हाथ बांधे जा रहे हैं तो उसकी जो रिपोर्ट है बेटे वो मैनिपुलेटेड होगी। तो ये पता लगाना है लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट, लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। बेटे लास्ट में बेटे पूरे वर्ष बहुत सारी बातें, पूरे ऑडिट के थ्रू 1-1.5 महीना जब तक ऑडिट चल रहा है, ब्रांच ऑडिटर से प्रिंसिपल ऑडिटर बहुत सारी बातें करेगा। बेटे फोन में करेगा, बेटे ओरल करेगा, बेटे रिटर्न करेगा, बेटे ब्रांच ऑडिटर उसको रिपोर्ट भी देगा। तो ऐसे 600 ये कहती है उन सब की डॉक्यूमेंटेशन की जाए। क्यों? क्यों? क्योंकि भविष्य में ये पता लगाना आसान होगा कि गलती प्रिंसिपल ऑडिटर की थी या ब्रांच की थी और इनके बीच में क्या वार्तालाप हुई। तो बेटे इसको डॉक्यूमेंट करना कीमती है एज पर एसए 600। और बेटे कोऑर्डिनेशन होना तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप कोऑर्डिनेट होके काम नहीं करेंगे, आप बताइए एक कार है, उस कार में 2 लोग आगे से धक्का मार रहे हैं, 2 लोग पीछे से धक्का मार रहे हैं, बेटे कार तो वहीं खड़ी रहेगी, वहीं पर खड़ी रहेगी, आगे पीछे जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बेटे इसके बीच में और इसके बीच में क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑडिटर को रेगुलर इंटरवल में लगातार कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी से कंपोनेंट ऑडिटर से बातचीत चालू रखनी चाहिए। लास्ट आ गया जी रिपोर्ट, कि रिपोर्ट में क्या ध्यान देना है। बेटे बेटे जब बेटे प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर्स की रिपोर्ट को यूज, मैं 2 सिनेरियोस बनाऊं, यूज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? मैं कहता हूं जी यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट लेट भेजी है, उन्होंने रिपोर्ट ही लेट भेजी है, इसलिए यूज नहीं कर पा रहा। तो बेटे उस केस में वो डिस्क्लेमर रिपोर्ट बनाएगा, डिस्क्लेमर ओपिनियन मेंशन कर देगा। बट अगर उन्होंने रिपोर्ट टाइम पे भेजी है, 3 ने टाइम पे भेज दी, 1 ने लेट भेजी, तो उस समय वो अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई भी कर सकता है कि भाई मैं इस ब्रांच के लिए क्वालिफाई कर रहा हूं अपनी रिपोर्ट बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड हिज वर्क, हिज रिपोर्ट। तो बेटे रिपोर्टिंग में ध्यान देना है। तो ऐसे 600 कुल मिलाकर बहुत इजी से ऐसे ध्यान रखना है कि किस पे एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करनी है, क्वेश्चनर कैसे बनाना है, फाइंडिंग्स क्या करनी है, लिमिटेशन ऑन द स्कोप कैसे निकालना है, लास्ट में क्वेश्चनर कैसे बनाना है, और ये सारी बातों का ध्यान रखना है रिपोर्टिंग देते समय। बेटे मुझे मालूम है कि आप मेरे ही हो, इसीलिए बेटे ये ऐसे 600 मैंने किताब में नहीं थी फिर भी कराई। बेटे मुझे आपकी अभी की थोड़ी सी खुशी थोड़ी चाहिए, मुझे तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए। बेटे छोटी सी थोड़ी सी स्माइल नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए। तो बेटे मैं आप सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस वीडियो को देखा। लेकिन यकीन मानिए बेटे इस वीडियो को अपलोड करने के पीछे एक ही कारण है कि जो
टीचर्स फेस टू फेस या फिजिकल ले रहे हैं और ध्यान से नहीं करा रहे, या भले ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियोस भी देखें, बेटे देखने का मन नहीं करता, आप इस वीडियो को देखें और बाकी सबको देखें तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, भगवान करे आप जल्दी से पास हो जाएं, 80+ लेकर आए, और फिर फाइनल में मेरी क्लासेस को यूट्यूब से देखें, फिर पास हो जाएं और सेटल हो जाएं। बेटे बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।